गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, तो एक बार नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं क्लास के साथ, उनका बहुत बहुत आभार। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर करें, और जो भी आपके डाउट हैं, क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं। और क्लास में और कुछ पूछना चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो उन चीजों को क्लास में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का, और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है ए, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। बी, चुनाव आयोग को चुनाव कराना आवश्यक है। सी, मतदाता सूची भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है। और डी, चुनाव आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति का चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो देखो भाई, आपको बताना है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो गलत सिंपल आपके सामने ही है। वो क्या है कि जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि वोटिंग लिस्ट, वोटर आईडी, ये सब तैयार जो है प्रेसिडेंट के कंट्रोल में हो और प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में ये तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में या राष्ट्रपति के निर्देशन में इलेक्टोरल रोल की सूची तैयार की जाती है। वोटर आईडी और इलेक्टोरल जो नंबर है, इन सब से रिलेटेड काम राष्ट्रपति के कंट्रोल में या राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है लोकसभा का। तो ये बिल्कुल गलत है। केवल भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324, वही रिस्पॉन्सिबल है चुनाव से संबंधित सारे डिसीजन लेने के लिए। तो ए बिल्कुल सही है कि एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव होते हैं, यानी कि एक निश्चित आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का काम करता है। और डी, इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग को उतने सारे ऑफिसर्स और कर्मचारी दे देता है जितनी कि चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरत है। तो चुनाव आयोग को जितना स्टाफ चाहिए चुनाव करवाने के लिए, ड्यूटी लगाने के लिए, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करके राष्ट्रपति उतना एम्प्लॉय अवेलेबल करवा देते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सी इसका हो जाएगा गलत आंसर। चलो आगे बात करें। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल रखा है, लेकिन भैया ये बताओ 5 साल चलेगी तभी ना जब लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगा। 543 सीट कुल होती हैं लोकसभा में, जिसमें से कम 272 सीट पर जीतना जरूरी है किसी पार्टी का, तब वो सरकार बना पाएगी। अगर 272 से कम हो गई तो सरकार पहले ही गिर जाएगी। ठीक है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा भंग कब की जा सकती है? राष्ट्रपति की इच्छा से, या अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ध्यान रखना बेटा, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रियों का समूह। और सभी मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सभी मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व यानी कि भंग कर सकते हैं समय से पहले भी। ठीक है,
अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो मंत्रिपरिषद जो कि सरकार में है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी कि लोकसभा को भंग कर दो, तो वो भंग कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। अब इंडिया की जो पार्लियामेंट है बेटा, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, तो आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनी होती है। ठीक है, भारत की संसद इन तीनों से मिलकर बनी होती है। राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62। ठीक, तो ये चीजें याद रखना है बेटा आपको, अच्छे से इनको पढ़ो, सवाल आते हैं। ठीक, तो अभी इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगली क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की कौन सी है, जहां से मेंबर चुन के आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी, तो क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख बेटा सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख जो है सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है क्या, लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब लद्दाख अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है और पूरी लद्दाख को एक सीट मिली है। ठीक है, क्लियर। तो लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, जो टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर आता है, तो टोटल 543 मेंबर चुनकर आते हैं, उनमें से लद्दाख से एक चुनकर आता है, और लद्दाख जो है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सवाल आपके लिए, हर क्लास में पूछता हूं, देखो जवाब रेगुलर देना है हर क्लास में। मुझे आप बताओ, दिल्ली में लोकसभा से कितने लोग चुनकर जाते हैं। लोकसभा में, जो लोकसभा है 543 सीट की, इन 543 में दिल्ली से कितने आते हैं, दिल्ली से कितने चुनकर आते हैं, कितनी सीट है दिल्ली को लोकसभा की, कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि देरी नहीं करूंगा, आंसर तो आप कमेंट में देंगे, मैं वेट क्यों करूं। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन आप कुछ पूछोगे तो बताने के लिए आपको वेट जरूर करूंगा, क्योंकि समझाने का काम मेरा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूरे 5 रुपए के लिए। ठीक है, 5 रुपए के लिए बताओ। तो जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद, इनमें से वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। चौथा प्रश्न है आपके सामने, बताओ भाई। तो भैया पंडित जी को ले लेते हैं इस बार टारगेट पे, पितृपक्ष खत्म हो गए, बहुत निमंत्रण खाए होंगे, है ना। तो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने, याद रखेंगे भाई। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से वो कौन सा युग्म है, पेयर है, जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बता भी दो भाई। ए है आपका, ए पढ़ लेते हैं क्या है, 1885, और उसके आगे लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या अब आपको गलत बताना है, देखो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये पहली जिम्मेदारी है आपकी। कौन सा गलत है वो बताना है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये तो सही है, हमें तो गलत बताना है, तो दूसरे की तरफ बढ़ो। बी, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ,
सी 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आए, और डी 1930 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। गलत कौन सा है बताओ? तो देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही जवाब, 1 रुपया मिलेगा, 4 ऑप्शन है। 1905 बंगाल का विभाजन, बिल्कुल सही जवाब, 2 रुपए हो गए। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, बिल्कुल सही जवाब, 3 रुपए हो गए। अब गलत वाले के लिए 2 रुपए, यानी कि गलत बताना है आपको। तो 1930 के आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा है, यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ इस प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न के अनुसार असहयोग आंदोलन हुआ 1930 में, पर यह बेटा गलत है। 1930 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना हुआ तो क्या हुआ? 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ, ये नहीं हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी गलत है, 5 वे का डी गलत है। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हो चुका था, 1930 का इंतजार नहीं किया। असहयोग आंदोलन 1920 में हो चुका था, और यहां 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना कोई देरी किए, देरी करना नहीं है, ढंग से पढ़ना है, समझ जाओ। ठीक है, हाँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? लो भैया, पिछले में पूछा कौन सा मैच नहीं कर रहा, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें बताना है सही, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो लद्दाख कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, दंडाकरण्या कल्टीवेशन ऑफ जूट के लिए फेमस है, नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, रॉयल सीमा टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। तो करेक्ट बताना है। तो करेक्ट बेटा, ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी सही है। तो जो उत्तरी बिहार है ना, वो चीनी उद्योगों के लिए बड़ा फेमस है। उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग हैं, और उत्तरी बिहार चीनी उद्योगों के लिए फेमस है। छठवें का आंसर सी हो जाएगा उस्ताद। ठीक है, धुरंधर हो आप लोग, बस लगे रहिए ऐसे ही। जब तक ना मिले रिजल्ट तब तक सपना अधूरा रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? सबसे यंगेस्ट माउंटेन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एकदम नौजवान यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है? विंध्या या अरावली या शिवालिक या अन्नामलई? बताओ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? शिवालिक, अन्नामलई, अरावली या विंध्या? तो शिवालिक होगा इसका सही आंसर। 7वें का आंसर क्या होगा? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है सबसे यंगेस्ट है, सबसे नौजवान। ठीक है, पता नहीं क्या खाती होगी, तो ये याद रखना है आपको। शिवालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देख लो आप, शिवालिक पर्वत श्रृंखला आपके सामने है, इन हंसी वादियों में देख लो आप। ठीक है, तो शिवालिक पहाड़ियां, और या कहें ब्रह्म हिमालय, या कहें हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक चलती है, और यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, और इसके शिखरों की औसत ऊंचाई 1500 से लेकर 2000 मीटर है। असम में तीस्तर नदी और रायडाक नदी के बीच लगभग 90 किलोमीटर का गलियारा है, जहां शिखर कम ऊंचाई के हैं। तो शिवालिक का अर्थ होता है, शिवालिक का अर्थ होता है भाई जटाएं। शिवालिक का अर्थ क्या है? शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, शंभू की जटाएं, भोलेनाथ की जटाएं। और शिवालिक से उत्तर में उससे ऊंची हिमालय, हिमाचल पर्वतमाला है, जो मध्य हिमालय भी कहलाती है। तो सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है? शिवालिक, 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 याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये देख लो शिवालिक। ठीक है, चलो आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है,
हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजुंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट। बताओ भाई, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आठवें का आंसर देंगे सभी, आठवें का आंसर दीजिए, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, बताओ आठवें का आंसर कितना होगा? ये देखिए कंचनजंगा क्या होगा, यहां देख लीजिए, ये सबकी रेंज दी है, आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अब इसमें सबकी रेंज देखो आप, माउंट एवरेस्ट की रेंज है 8,848 मीटर, नेपाल में आता है। गॉडविन ऑस्टिन K2 इसकी 8,611 है। अब गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो आंसर यही होता, सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है वैसे तो, लेकिन आपके सवाल के आंसर में नहीं है ये, तो आपके सवाल के आंसर के हिसाब से कंचनजुंगा 8,598 मीटर इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे, ये हो जाएगा सही आंसर, है ना। और अगर गॉडविन ऑस्टिन भी ऑप्शन में आ जाता तो फिर ये सही ना होके ये होता K2 गॉडविन ऑस्टिन। मकालू 8,463 मीटर नेपाल में, और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन है, और ये ऑप्शन में नहीं थी, तो नेपाल एंड चाइना ज्वाइंटली अनाउंस्ड द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। ये है कंचनजुंगा भाई, ठीक है, कंचनजुंगा आपको याद रखना है। चलो आगे बात करेंगे, अगला है विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। भारत की पहली बैंक कौन सी है जो चाइना में जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है? कौन सा बैंक चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है? आईडीबीआई, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने चीन में अपनी ब्रांच ओपन की है। नवा प्रश्न, ठीक है। एसबीआई ने 2006 में, एसबीआई ने 2006 में चीन में अपनी ब्रांच ओपन की थी। एसबीआई ने 2006 में चीन में अपनी ब्रांच ओपन की थी, ठीक है, चीन में अपनी ब्रांच ओपन की थी। अब देखो, आरबीआई के आने से पहले एसबीआई ही इंडिया के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता था। अभी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, जिसे 1935 में बनाया गया था, और शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, कलकत्ता में हेडक्वार्टर था। बाद में इसको शिफ्ट करके मुंबई लेकर आए, मुंबई कब? 1937 में, ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया आरबीआई का, यानी कि आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक बन गई, ठीक है। तो जब 1935 से पहले आरबीआई नहीं थी तो एसबीआई ही सेंट्रल बैंक के रूप में काम करती थी भारत में। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे बता दो, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कैसे बनाया गया? तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, 3 बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक खोले थे, बंबई, मद्रास और बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को मर्ज करके ये बना दिया। अब आपके लिए सवाल, क्योंकि हर क्लास में पूछता हूं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? कमेंट में आंसर जरूर देना है आपको, कमेंट में आंसर
जरूर देना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना। ठीक है भाई। अगला सवाल पढ़ लो एक बार आपकी स्क्रीन पे। विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसने यह समर्थन किया है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार? आंसर बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से जो आपके सामने ऑप्शन है कौन से? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए समर्थन किया है? तो भाई देखो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान ने समर्थन किया है कि भारत को भी परमानेंट सीट होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, भारत की भी सीट होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चीन विरोध करता आया है इस चीज का, चीन विरोध करता आया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आपको। अब देखो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ना बहुत सारे सवाल आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि इनका अध्यक्ष कौन है, कब इनकी स्थापना हुई, इनका हेडक्वार्टर किस देश में है और इनसे सब और इनका काम क्या है, इनका उद्देश्य क्या था इनको स्थापित करने का, तो ये पूछे जाते हैं। तो आपको IMF का याद रखना है, वर्ल्ड बैंक का याद रखना है, मैं इस क्लास में कराऊंगा इन चीजों को, और WTO का भी याद रखना है। अब बात WTO की जब होती है तो ध्यान रखना आप वर्ल्ड लेवल पर व्यापार को रेगुलेट करने का काम WTO का है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसे कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई। पहले इसे किसके नाम से जानते थे? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गाट की स्थापना तो 1948 में ही हो गई थी, लेकिन फिर गाट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1995 को। और भारत जो है संस्थापक देश है WTO का, ये याद रखना आप। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य है, यानी कि स्थापना मिलकर की, सोचिए आप। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक, तो इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे सब ग्रुप भी होते हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, ब्रिटन वुड कन्वेंशन के आधार पर इसको बनाया गया था, ब्रिटन वुड कन्वेंशन के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। और अगर हम इकोनॉमिक सेगमेंट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सेगमेंट की हम बात करें तो देखो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना है। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? बाजार में मनी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मुद्रा प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ध्यान रखिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कमेंट करके बताइए, अगर कोई पूछना है, कुछ डाउट है, क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।